हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। ये चैप्टर वाइज एक कंप्लीट पेडागॉजी का कोर्स होगा, हिंदी पेडागॉजी का। तो हिंदी पेडागॉजी जो कि सीटेट 31 को जो जैन में होने वाला है 2021 का सीटेट, उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो हम चाहते हैं कि हिंदी में देखिए, जो अगर हम सीटेट की बात करते हैं तो हिंदी में 30 नंबर की आपकी हिंदी आती है, क्लियर। और ये हम पेपर फर्स्ट में भी देखते हैं और पेपर सेकंड में भी देखते हैं, जिसमें से 15 नंबर की आपकी पेडागॉजी पूछी जाती है और 15 नंबर का आपका पैसेज होता है, जिसमें गद्यांश भी होते हैं और पद्यांश भी होते हैं। गद्यांश और पद्यांश पे आगे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी आज हम हिंदी पेडागॉजी में ये 8 से 10 चैप्टर सब कुल मिला के हैं, तो हम चैप्टर वाइज एक कंप्लीट पेडागॉजी का कोर्स अब से हम आज से शुरू कर रहे हैं, ताकि हमारी ये कोशिश है कि आपके जो हिंदी पेडागॉजी में जो पेडागॉजी 15 नंबर की आती है, तो 15 में से आप 15 स्कोर कर पाएँ, और बहुत ही ईजिली आप कर पाएंगे अगर आप सेशन को डेली ज्वाइन कर लेंगे। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट की बात करेंगे, जो है अधिगम और अर्जन, यानी कि लर्निंग क्या होती है और लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे इस सेशन में। और देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी अधिगम और अर्जन जो है वो हर एक टीचिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे सीटेट हो, रीट हो, एमपीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट एंड अदर टीचिंग एग्जाम्स में ये आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो 2 से 3 नंबर जो हैं आपके, ये आप इस सेशन को देखकर वो आप अपने पक्के कर सकते हैं। तो सेशन को पूरा देखिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं हम। देखिए, हम हिंदी पेडागॉजी में जो अर्जन और अधिगम को समझने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि पेडागॉजी क्या है, आखिर शिक्षा शास्त्र है क्या जो इतनी ज़्यादा पूछी जाती है, इसका आखिर महत्व क्या है, यानी कि शिक्षा शास्त्र जो पेडागॉजी है इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है और ये होती क्या है। तो देखिए, अगर हम पेडागॉजी की बात करें तो इसमें ये देखा जाता है कि आप माइंडली कितने स्ट्रांग हैं, यानी छोटे बच्चों को आप कैसे हैंडल कर पाएंगे, ये इसमें देखा जाता है पेडागॉजी के सेक्शन में। और इसी पेडागॉजी की ज़रूरत हम पड़ी इसीलिए हमारी शिक्षा में। इससे क्या होता है कि आपकी एक जो तर्क शक्ति होती है उसका विकास होता है, क्लियर। तो बेसिकली अगर हम कहें तो पेडागॉजी में अध्यापन की नीतियों और शैलियों का भी अध्ययन किया जाता है। और यहाँ ये भी आपको देखना होता है कि अधिगमकर्ता, अब अधिगमकर्ता कौन है, जैसे कि आप, यानी जो लर्नर्स होते हैं वो कैसे सीखते हैं चीज़ों को और किस तरह सीखते हैं, और अगर सीखने में इनके कहाँ त्रुटि हो रही है और कहाँ वो बेहतर तरीके से सीख पा रहे हैं, यही होती है हमारी पेडागॉजी में। यही मेन जो होता है वो देखा जाता है कि आप माइंडली कितने स्ट्रांग हैं और आप बच्चों को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये होती है शिक्षा शास्त्र यानी पेडागॉजी। आगे हम बात करते हैं कि इसका महत्व क्या है। तो देखिए, जब आप छोटे बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं, जब ये आपको सिखाया जाएगा तो इसका महत्व तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें जो है 70 से 75 नंबर की आपकी पेडागॉजी जरूर पूछी जाती है। मान के चलिए कि पेडागॉजी 70 से 75 नंबर की आती ही आती है। तो इसका महत्व आप इसी से इसके महत्व का अंदाजा लगा सकते हैं कि पेडागॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है। और कुछ चीज़ों को, कुछ पॉइंट को समझकर आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम इस सेशन में अधिगम और अर्जन का जो ये टॉपिक है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इस सेशन को देखने के बाद। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाषा अर्जन क्या होती है। देखिए, अर्जन बोले तो लैंग्वेज का जो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, इसमें क्या होता है, अर्जन में क्या होता है, अर्जन यानी कि अर्जित कर लेना। जब हम किसी चीज को ग्रहण करते हैं, ठीक है, वो होता है हमारा भाषा अर्जन। अब इसमें क्या होता है, देखिए, अर्जन में सिंपल सा आप किताबी भाषाओं के तरीके में अभी नहीं समझा रही हूँ, आप सिंपल वे में इसको समझने की कोशिश करिएगा कि इसमें बच्चा लैंग्वेज जो होता है वो नेचुरल प्रोसेस से सीखता है। कोई रटना नहीं होता है, कोई नियम फॉलो नहीं करना होता है बच्चे को। यानी कि अब जैसे देखिए, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदी बोलते हैं, क्लियर। तो हमें कभी किसी ने सिखाया नहीं है व्याकरण के नियम, हमें कभी जब हम बचपन में छोटे छोटे थे तो हमें किसी ने व्याकरण के नियम नहीं रटाए थे कि हिंदी सीखने के लिए हमें वो सीखना पड़ा।
हम क्या करते थे, हम अनुकरण के द्वारा अपने मम्मी पापा को देख के, अपने पेरेंट्स को देख के, अपने पीएस को देख के, अपने जो परिवेश को देख के हमने लैंग्वेज का अनुकरण कर लिया, यानी कि भाषा को हमने अर्जित कर लिया। तो यही होता है भाषा अर्जन। तो अब देखते हैं भाषा अर्जन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा मानव भाषा को ग्रहण करने एवं समझने की क्षमता अर्जित करता है। अब भाषा क्या होती है, भाषा अर्जन के पहले हम भाषा, अब देखिए भाषा एक ऐसा माध्यम है, एक कम्युनिकेशन का, एक संप्रेषण का ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा क्या करते हैं, हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब हमारे विचारों के आदान प्रदान के लिए कोई तो माध्यम होना चाहिए ना, तो भाषा ही वो क्या है, माध्यम है। आप कल्पना करके देख लीजिए कि अगर हमारे बीच में भाषा न होती तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान किस तरह करते। ठीक है, तो ये होती है भाषा। तो आपको अर्जन कैसे करना है, तथा बातचीत करने के लिए शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग करता है। तो सुन के बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं पर बातचीत बहुत अच्छा कर लेते। कैसे कर लेते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से भाषा को अर्जित किए हैं। ठीक है, और अर्जन कैसे होता है, अनुकरण के द्वारा आप अर्जन कर सकते हैं। आगे हम भाषा अर्जन की विधियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए भाषा की अगर बात आए तो चॉम्स्की महोदय को जरूर याद रखिएगा। चॉम्स्की ने एक टिप्पणी की थी कि चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है। अभी हमने बताया कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको कोई नियम नहीं रटाया जाता है भाषा के लिए। हिंदी बोलना या फिर जो फॉरेन का बच्चा होगा वो इंग्लिश बोलता है तो उसको कोई वहां पे कोई टेंस नहीं समझाया जाता, कोई वहां पे उसको नियम नहीं बताए जाते, लेकिन उसमें जो भाषा अर्जन की क्षमता होती है वो कैसी होती है, जन्मजात पाई जाती है। क्लियर, आगे चलते हैं, हम देखते हैं भाषा अर्जन की विधियां। अब भाषा देखिए, अगर हम भाषा सीख रहे हैं तो कोई माध्यम भी तो होगा भाषा सीखने के लिए, तो उसी विधियों की कोई विधियां होंगी जिसके द्वारा हम भाषा को सीख सकते हैं, भाषा को अर्जित कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। क्लियर, तो भाषा अर्जन की 3 विधियां बताई गई हैं कि बालक 3 प्रकार से भाषा को अर्जित करता है। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला प्रकार है अनुकरण के द्वारा, यानी कि आपके घर में कोई कुछ बोल रहा है और छोटा बच्चा क्या करता है, बड़े ध्यान से उसको सुनता है, तो अनुकरण के द्वारा कल के बाद वो भी उन शब्दों को दोहराने लगता है। क्लियर, तो ये होता है अनुकरण के द्वारा, अभ्यास के द्वारा। ठीक है, भाषा को अर्जित आप अभ्यास के द्वारा भी कर सकते हैं और पुनरावृत्ति के द्वारा, यानी बार बार जब आप रिपीट करने लगेंगे चीजों को तो वो क्या होंगे, आपको आपके नियम वो जो होंगे वो याद हो जाएंगे। तो पुनरावृत्ति के द्वारा भी आप भाषा को अर्जित कर सकते हैं। क्लियर, तो भाषा 3 प्रकार से अर्जित की जा सकती है। अनुकरण के द्वारा कैसे, बालक जब भी भाषा के नए नियम या व्याकरण के नियम सुनता है वह उसे बिना अर्थ जाने दोहराने लगता है। इसके द्वारा वह इन नियमों को आत्मसात कर अपने भाषा प्रयोग में लाने लगता है। तो भाषा को जो पहले अर्जित करने की जो हमारी पहली विधि है वो है अनुकरण के द्वारा, यानी नकल के द्वारा। नकल करके अगर हम भाषा को अर्जित कर सकते हैं। क्लियर, फिर सेकंड है आपका अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा। भाषा के नए नियमों और रूपों का विद्यार्थी बार बार अभ्यास करते हैं जिससे नियम उनके भाषा प्रयोग में शामिल हो जाते हैं। देखिए बार बार आप जब किसी भी चीज को करेंगे तो वो क्या होगी, आपके डेली के रूटीन में वो चीजें आपके आ जाएंगी। क्लियर, तो अभ्यास के द्वारा भी आप भाषा को अर्जित कर सकते हैं। और थर्ड है आपका पुनरावृत्ति के द्वारा, यानी रिपीट करके चीजों को लाया जा सकता है नियम में। बालक भाषा के जिन नियमों या रूपों को बार बार सुनता है वही नियम उसे याद हो जाते हैं और वह उसे अपने व्यवहार में लाने लगता है। तो पुनरावृत्ति के द्वारा भी वो भाषा को अर्जित कर सकता है। तो ये थे कुछ भाषा अर्जन की विधियां थी कुछ, जो कि 3 प्रकार से हम भाषा को अर्जित कर सकते हैं। क्लियर, आइए आगे चलते हैं, हम भाषा अधिगम के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। देखिए भाषा अधिगम का मतलब है लर्निंग, यानी हम भाषा को कैसे सीखते हैं। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो आप क्लियर कर लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट है भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। बिल्कुल, देखिए भाषा ऐसा नहीं है कि वो नियमों से बंधी नहीं हुई है, बल्कि एक नियमबद्ध व्यवस्था के रूप में ये चलती रहती है। तो आपने L, S, R और W ये जो भाषा के कौशल हैं इनके बारे में सुना ही होगा। तो यहाँ पे L का मतलब हो गया लिसनिंग यानी कि सुनना, S का मतलब हो गया स्पीकिंग यानी कि बोलना, R का मतलब हो गया रीडिंग यानी कि पढ़ना और W का मतलब हो गया राइटिंग यानी कि लिखना।
बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो चारों कौशल हैं, इसमें दो कौशल ऐसे हैं जो ग्रहणात्मक हैं यानी ग्रहण किए जाते हैं, और दो कौशल ऐसे हैं जिनके द्वारा अभिव्यक्तात्मक यानी कि अभिव्यक्ति की जाती है। तो उसमें से कौन कौन से ऐसे हैं? तो देखिए, अगर मैं सुनना और पढ़ना, सुनकर यानी कि लिसनिंग और रीडिंग, ये दोनों कैसे हैं? लिसनिंग और रीडिंग ये दोनों क्या हैं? ग्रहणात्मक कौशल हैं। देखिए, कोई भी चीज अगर आप ग्रहण करते हैं तो या तो आप किसी से सुनकर ग्रहण करेंगे, तो या फिर आप कैसे करेंगे, या तो आप पढ़कर करेंगे। और ये दो जो कौशल होते हैं ये होते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल, यानी इनके द्वारा हम अपने मन की बात रखते हैं। कैसे? अब ये तो चाहे हम बोल के रखते हैं, अगर आपको कुछ बोलना है, देखिए मैंने वीडियो बनाया है, आपको इस वीडियो में कुछ बोलना है, तो आप कैसे करेंगे, बोलेंगे कैसे? आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आप कमेंट करेंगे कि हाँ मैम ये ऐसा है, ठीक है। यानी आपके मन में जो कुछ भी है आप कैसे अभिव्यक्ति उसकी करेंगे? आप करेंगे बोल के। और कैसे करेंगे? या फिर आप लिख के करेंगे। तो आप कमेंट में जाके लिख के करेंगे, और ये या तो आप बोल के भी वो अभिव्यक्ति कर सकते हैं। क्लियर? तो ये थी LSRW। इसी के नियमबद्ध व्यवस्था के अंतर्गत होती है क्या? भाषा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भाषा निरंतर परिवर्तनशील है। अब देखिए, इसका क्या मतलब हुआ कि भाषा जो है उसमें परिवर्तन होते रहता है। देखिए, आप छोटे बच्चों को देख लीजिए, तो वो पहले क्या होते, तुतला के बोलते हैं, ठीक है। उनकी भाषा जो होती है वो क्लियर नहीं होती, स्पष्ट नहीं होती, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उनके अंदर भी परिवर्तन होता है, उनकी लैंग्वेज के अंदर जो चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, फिर वो वही चीज जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे ढंग से बोल ले जाते हैं। तो भाषा क्या होती है? निरंतर परिवर्तनशील होती है। फिर आपको यहाँ बताया जा रहा है कि भाषा सर्वव्यापक है। बिल्कुल, देखिए किसी भी चीज़, किसी भी सब्जेक्ट की क्लास चल रही है, चाहे वो CDP की हो, EVS की हो, या फिर यहाँ तक कि मैथ्स की भी क्लास अगर चलती है, तो वहाँ भी हम किसका सहारा लेते हैं? लैंग्वेज का सहारा लेते हैं। क्लियर? तो भाषा क्या हो गई? सर्वव्यापक हो गई। नेक्स्ट है, भाषा का प्रभाव जटिल से सरल की ओर होता है। बिल्कुल, क्योंकि भाषा का प्रभाव, अब देखिए जिनको इंग्लिश नहीं आती, अगर वो धीरे धीरे करके इंग्लिश सीखते हैं तो सबसे पहले उनको चीज़ें क्या लगती हैं? बहुत ही जटिल लगती हैं, लेकिन जब वो बोलने में उनको पुनरावृत्ति के द्वारा, अभ्यास के द्वारा जब वो चीजें उनकी क्लियर होने लगती हैं, तो वही चीजें उनको क्या लगने लगती हैं? इजी लगने लगती हैं। तो भाषा का प्रभाव जो है वो जटिल से सरल की ओर होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त परिवार में बच्चे का भाषा विकास अच्छा होता है। ये देखिए, ये अपने आप में बहुत सही बात है, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी जॉइंट फैमिली से हूं, तो एक वहां क्या होता है, जब 10 परिवार रहेंगे तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोल के जाएगा, तो वहाँ क्या होता है, बच्चे का जो एक लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। क्लियर? नेक्स्ट है, भाषा को सीखने के लिए संबंध भाषा का वातावरण होना आवश्यक है। यानी कि देखिए क्या होता है, अगर हम वातावरण की बात करते हैं तो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर सीटेट के लिए, किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए, और वैसे भी अगर देखा जाए तो देखिए वातावरण का क्या मतलब है? संबंध भाषा का वातावरण होना आवश्यक है। जैसे आपके घर में सब हिंदी बोलते हैं, क्लियर? तो एक जो बच्चा होगा वो क्या करेगा, एक वातावरण उसको हिंदी बोलने के लिए पहले से ही मिल जाएगा, तो वो चीजें क्या होंगी, वो बहुत अच्छे से क्लियर होके आएंगे कि जब उसको एक संबद्ध भाषा का वातावरण मिल जाएगा, यहाँ संबंध नहीं संबद्ध होना चाहिए। क्लियर? तो वातावरण जब होगा तो वो चीजों को बेहतर तरीके से सीख पाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं हम। बच्चे विद्यालय की शिक्षा की शुरुआत के पहले ही भाषा की जटिलताएं और नियम की आत्मसात का पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं, जब वो स्कूल जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी नहीं जानते। क्लियर? थोड़ा बहुत वो भाषा को जानते हैं, उनकी जटिलताएं और नियम थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं, उनका आत्मसात करके तब जाके वो बच्चे विद्यालय जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व उच्चारण की स्पष्टता होती है। बिल्कुल, अगर आप अच्छा उच्चारण नहीं कर सकते तो भाषा अध्ययन में वो क्लियर नहीं हो पाएंगे कि आप क्या बोल रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है? तो उच्चारण जो होते हैं, उच्चारण की स्पष्टता जो होती है वो बहुत ही जरूरी है भाषा अध्ययन में। क्लियर? भाषा के विविध प्रयोग से ही भाषा की विविध कुशलता आती है। बहुत अच्छी बात कही गई है, यानी जितनी ज्यादा आप विविध प्रयोग, जितना ज्यादा आप करेंगे लैंग्वेज का, उतनी ही ज्यादा आपके अंदर कुशलता आने लगेगी। आप जैसे इंग्लिश आप सीख रहे हैं, जितना ज्यादा आप उसको लोगों से बोलचाल की भाषा में प्रयोग करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी इंग्लिश जो है वो बेहतर तरीके से आप इंग्लिश बोल पाएंगे और सीख पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट है, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वह सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा होती हैं, जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। देखिए जब भी हम कोई भाषा सीखते हैं तो जो गलतियां हमसे होती हैं, तो
वो गलतियों को हमें नकारात्मक तरीके से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम गलती कैसे करेंगे, ठीक है। तो गलतियां जो हम करते हैं वो सीखने का ही एक हिस्सा माना जाता है, और वो क्या होता है कि अभ्यास के द्वारा, अनुकरण के द्वारा, पुनरावृत्ति के द्वारा एक टाइम में वो गलतियां जो होती हैं वो समय के साथ दूर होने लगती हैं। क्लियर? तो ये तो बात हो गई भाषा अधिगम की, कुछ हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करी। अब हम आगे आते हैं भाषा अर्जन जो होती है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए अर्जन क्या होती है, इसमें स्कूल से पहले की शिक्षा होती है, यानी जो घर में आप ग्रहण करते हैं, परिवेश से आप ग्रहण करते हैं, वो क्या होती है, अर्जन होती है, ठीक है। यानी कि स्कूल से पहले की शिक्षा जो होती है वही होती है भाषा अर्जन। ये कैसी होती है, अनुकरण के द्वारा होती है। अब अनुकरण के द्वारा कैसे, आप अपने माता पिता को जैसी भाषा बोलते देखेंगे, आप वही कॉपी करके आप भी वैसा बोलने की कोशिश करेंगे। क्लियर? यह सहज और स्वाभाविक होती है। देखिए जब आप छोटे होते हैं, जब आप भाषा को अर्जित करते हैं, यानी स्कूल से पहले जब आप शिक्षा जो लेते हैं, तो इसमें आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, कोई नियम नहीं होता है, ठीक है। तो यानी कि ये नेचुरल होता है, एक नेचुरल प्रोसेस आप करते हैं भाषा को सीखने के लिए, और इसमें कोई शिक्षक नहीं होता, कोई टीचर नहीं होता, कोई बाउंडेशन नहीं होता कि ऐसे नहीं ऐसे सीखो, ऐसे नहीं ऐसे सीखो। आप खुद से आप फ्री होते हैं वहां पे, ठीक है। और यह अपनी मातृभाषा में होती है। क्लियर? अब जो बच्चे के घर में हिंदी बोली जाती है वो अपनी मातृभाषा में ही सीखेगा, और ठीक है। तो ये चीजें जो होती हैं बहुत ही सरल हो जाती हैं बच्चे के लिए, क्योंकि उसको अपनी मातृभाषा में ही अर्जन करनी होती है। और नेक्स्ट है, इसमें कोई पाठ्य पुस्तक नहीं होता, इसमें कोई बुक नहीं होता है, कोई नोट्स आपको नहीं दिया जाता। जितनी ज्यादा चीजें आप सीख पाते हैं उतना ही आपको सीखने के लिए कहा जाता है। क्लियर? और नेक्स्ट है, इसको बहुत ही सहजता से सीखा जाता है। जब कोई प्रेशर नहीं होता है तो आप बहुत ही सहज तरीके से इसको सीख पाएंगे। परिवार की भूमिका अहम होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप जो है स्कूल से पहले की शिक्षा को अर्जित कर रहे हैं, यानी ग्रहण कर रहे हैं, तो परिवार ही तो आपका सब कुछ होता है ना, परिवार से ही आप सब कुछ सीखते हैं, तो परिवार की भूमिका जो होती है वो मुख्य हो जाती है। इसमें आगमन विधि का प्रयोग होता है। बहुत अच्छी बात कही गई। देखिए निगमन में क्या होता है, आपको नियम सिखाया जाएगा, लेकिन इसमें उदाहरण सिर्फ दिया जाता है, यानी कि आगमन विधि का प्रयोग इसमें किया जाता है। और इसमें बच्चा सक्रिय रहता है। जब उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता है, तो बच्चा क्या होता है, सक्रिय होकर सीखता है। इसमें बच्चा तेज गति से सीखता है। यहाँ पे बच्चा रहेगा। क्लियर? यहाँ पे बच्चा रहेगा, तेज गति से सीखता है। वो अपने आप जब सीखता है बच्चा, कोई उसको कोई नियम नहीं दिया जाता, कोई पाठ्य पुस्तक नहीं होता, कोई टीचर नहीं होता, तो बच्चा तेज गति से सीखता है। और इसमें अभ्यास पर ज्यादा बल दिया जाता है। अब जब आप चीजों को सीख रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा क्या होंगी, चीजें जो होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। और इस पर मौखिक भाषा पर जोर दिया जाता है, क्योंकि हम ये घर में ही शिक्षा ले रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, तो इसमें मौखिक भाषा सिर्फ हम बोलचाल की भाषा में ही उसको यूज कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको नोट्स बनाना है, आपको लिखना है। क्लियर? तो ये भाषा अर्जन यानी स्कूल से पहले की शिक्षा। अब हम बात करेंगे अधिगम की। अधिगम स्कूल में दी जाती है, यानी लर्निंग यानी सीखते हम कहाँ पे हैं, स्कूल में सीखते हैं। क्लियर? अधिगम हम स्कूल में जाके करते हैं। अब इसमें क्या होता है, यह शिक्षक द्वारा यह पूर्ण होती है। शिक्षक रहेगा। क्लियर? यानी कि एक कोई टीचर होता है आपको अधिगम कराने के लिए, यानी कि सिखाने के लिए। क्लियर? और यह कैसा होता है, ये प्रयास पूर्ण होता है। इसमें आप कोशिश करते हैं कि आप सफल हो जाएं, तो ये कैसा होता है, प्रयास पूर्ण होता है। इनमें शिक्षक की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, जब इसमें शिक्षक ही आपको सिखा रहा है तो उसकी आवश्यकता जरूर पड़ेगी। इसमें मानक या द्वितीय भाषा प्रयोग होती है। इसमें हमारी मातृभाषा नहीं बल्कि एक मानक भाषा, या फिर कह सकते हैं कि द्वितीय भाषा के रूप में हम चीजों को सीखते हैं। और इसमें शिक्षा जो होती है औपचारिक तरीके से होती है, यानी कि इसमें आपको एक रूल बताया जाएगा, एक रेगुलेशन में आपको रहना होगा, एक नियमबद्ध तरीके से चीजें जो होती हैं वो चलती रहती हैं। क्लियर? आगे हम बात करेंगे, इसमें पाठ्य पुस्तकों का सहारा लिया जाता है। अब देखिए जो स्कूल में शिक्षा दी जाती है उसमें पाठ्य पुस्तकों का यानी कि बुक्स का सहारा, नोट्स का सहारा लिया जाता है। इसमें विद्यालय एवं शिक्षक की भूमिका मुख्य होती है, क्योंकि आप भाषा को सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें विद्यालय की भी भूमिका होती है और शिक्षक की भी भूमिका होती है। इसमें निश्चित परिस्थितियां यानी कि एक निश्चित दायरा आपको बनाकर रखा जाएगा कि इतना, जैसे कि आप स्कूल में जाते हैं तो आपको एक सिलेबस मिल जाएगा कि इतना ही आपको पढ़ना है, तो एक निश्चित परिस्थितियां आपको दी जाएंगी। क्लियर? और इसमें लिखित भाषा पर जोर दिया जाएगा। आपको अपना नोट्स बनाना होगा, आपको बुक से पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसमें लिखित भाषा पर ज्यादा जोर दिया जाता है।
इसमें बच्चा धीमी गति से सीखता है। क्यों धीमी गति से सीखता है? क्योंकि यह क्या होता है, प्रयासपूर्ण होता है। और ये क्या होती है, ये औपचारिक शिक्षा है आपकी। औपचारिक है मतलब इसमें आपको बाउंडेशन में रहना होता है, इसमें आपको रूल फॉलो करने होते हैं। तो इस वजह से बच्चा जो होता है वो सक्रिय तरीके से नहीं बल्कि थोड़ा सा निष्क्रिय तरीके से सीखता है, तो धीमी गति से सीखता है। क्लियर? आगे है, इसमें निगमन विधि का प्रयोग होता है। स्कूल में क्या होता है कि सबसे पहले आपको नियम बताया जाएगा, किसी भी चीज के लिए सबसे पहले नियम बताया जाएगा और फिर आपको उदाहरण की तरफ लेके जाया जाएगा। तो ये इसमें निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें सिद्धांतों एवं नियमों पर बल दिया जाता है। किसी भी चीज की क्लास चल रही होगी, सबसे पहले आपको एक थियरी बताई जाएगी, उसके बाद उसके नियम रटाए जाएंगे। क्लियर? और इसमें लिखित भाषा पर जोर दिया जाता है, हमने पीछे ही देखा। यह शिल्प निर्गत यानी आर्टिफिशियल होते हैं, यानी कि ये कैसी शिक्षा होती है, जो स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा होती है शिल्प निर्गत यानी कि आर्टिफिशियल होते हैं। तो ये थे हमारे भाषा अधिगम और अर्जन का ये जो आज वीडियो था। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे भाषा अधिगम और अर्जन, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।